कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेसफुल एट डे स्वागत करता हूं, शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं आपके बीच लेकर आता हूं, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं इस वीडियो को बनाता हूँ दोस्तों। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संगम अथवा सम्मेलन के अंतर्गत तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे और अपनी रचनाएं संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रथम संगम में सदस्यों की कुल संख्या 549 थी। इस संगम में 4,499 लेखकों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की तथा उन्हें प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। तो ये भी कथन सही है दोस्तों। अगला कथन क्या कह रहा है कि द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया तथा इस संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। तो दोस्तों, ये तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय संगम में संकलित साहित्य में तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलाकापियम ही एकमात्र शेष है। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्कापियम को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि तृतीय संगम में 449 कवियों को उनकी रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली। यह संगम 1850 वर्षों तक चलता रहा। तो दोस्तों, ये कथन भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि तृतीय संगम का आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में किया गया। इस संगम की अध्यक्षता नक्कीरन ने की थी। तो दोस्तों, ये कथन भी सही है। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगम साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? प्राचीन संगम काल में जिन संगम की रचना की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। विषय वस्तु की दृष्टि से संगम साहित्य में प्रेम और रचनाओं राजाओं की प्रशंसा पर अधिक जोर दिया गया था। तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं को तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज संबंधी रचनाओं को पुरम कहा जाता था। अगला क्या कह रहा है दोस्तों कि संगम साहित्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? दोस्तों, रचनाओं को आगम, ठीक है, ये आगम होगा। रचनाओं को आगम तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज संबंधी रचनाओं पर आधारित थी। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है संगम साहित्य मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, संगम साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, ये बात भी कथन सही है बिल्कुल दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। प्रथम संज्ञान की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, यानी कि संगम की अध्यक्षता। बस समझ में आ रही दोस्तों? तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संगम काल में तेजपत्ते के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। संगम साहित्य में तेज पत्ते की बात की जा रही है। तो दोस्तों, संगम काल में तेज पत्ते के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या ये कथन सही है दोस्तों? तो दोस्तों, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, ये कथन सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल दो। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
संगम था तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ, तमिल राजाओं का संघ, वरीयम इकाई का सर्वोच्चतम अधिकारी या फिर मंत्रियों का संघ। तो दोस्तों अगर हम संगम की बात करें तो संगम क्या था? तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ था। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था पर विचार करना है। इस युग में धर्म का संबंध कर्मकांड और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। उनके कर्मकांड का संबंध जीवात्मवादी तथा मानव रूपी देव पूजा के विविध रूपों में था। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कथन कह रहा है कि संगम युग में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ। संगम काल में लोगों का कर्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद पर विश्वास था। तो दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो किस में आ जाएगा दोस्तों? सी पे आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमकालीन साहित्य में दक्षिण भारत की भूमि को बहुत उर्वर बताया गया है। फलतः संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित तथा आत्मनिर्भरता कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्दी तथा जौ प्रमुख फसलें थीं। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। अनाज विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम होता था। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि संगम काल में कृषि के अतिरिक्त मछली उत्पादन, जहाज के निर्माण तथा कटाई बुनाई भी महत्वपूर्ण उद्योग था। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। कहाँ हो जाएगा? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उत्तर भारत की तरह संगम काल का समाज भी वर्ग वेद पर आधारित था। बिल्कुल सही है। संगम काल में राजा के बाद ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। इसके बाद बिल्लाल वर्ग का स्थान था, जो प्राय कृषि कार्य को देखते थे। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। अगला कथन कह रहा है कि संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकी नाचती थीं, जिन्हें विडेलियर कहा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन क्या है? सही हैं। तो उपयुक्त कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो तीनों कथन सही है, तो तीनों क्या हो जाएगा? डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है संगमकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती है। राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा के शासन को सुनता था एवं न्याय कार्य संपन्न करता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी, जिसे नाल में कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। तो दोस्तों आपको बताना है कि में से कौन सा कथन सही है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों ये कथन, दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम काल में नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन पर भी समुचित ध्यान दिया जाता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपनी प्रशासनिक अधिकारी होता था। अगला कथन है ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। छोटे ग्रामों की सभा अवय कहलाती थी, जो स्थानीय विवादों एवं व्यापार तथा रोजगार आदि से संबंधित थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये दोनों कथन क्या है? सही हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इतनी मेहनत से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूँ आपके लिए दोस्तों, पर आपके व्यूज़ बड़े कम आते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा खुद का मनोबल टूट जाता है। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छे से प्रश्नों को आपके बीच लेकर आऊँ, ताकि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक रूप से संगम काल का उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के बंदरगाह पर होता था। तो दोस्तों ये कथन सही है। कार्य संग्रह और उसके व्यय तथा न्याय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मंत्री होता था। ये भी कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम काल की विशेषता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में चोल, पांड्य, केरल आदि भौगोलिक परिवेश है।
संगम काल की उपलब्ध रचनाओं की संख्या 2287 है। अगला कह रहा है कि संगम मंडल की अवधि 9990 वर्षों की रही है। अगला है कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में केरल राज्य का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि संगम काल की विशेषता नहीं है। दोस्तों आंसर दिया करें दोस्तों, इंतजार रहता है आपके आंसर का दोस्तों। तो संगम मंडल की उपलब्ध रचनाओं की संख्या कितनी है? 2287। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों, यही पूछा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे होना चाहिए 2286। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं संगम कालीन धार्मिक व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मछुआरे तथा चक्रवर्ती क्षेत्र के लोग इंद्र की पूजा करते थे। बिहार में वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार से पूजा की जाती थी। वन देवी जिसकी पराया दुर्गा देवी के साथ तुलना की जाती है की उपासना भी एक अन्य अवशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुरुगन थे। मुरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा अर्थात कुक्कुट है। तो दोस्तों अगर गलत कथन की बात करें तो दोस्तों वन देवी जिसकी पराया दुर्गा देवी के साथ तुलना की जाती है, उपासना भी एक अन्य विशिष्ट धार्मिक परंपरा थी, ये सही है। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे, ये भी सही है। अगला दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुरुगन थे। मुरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा यानी कुक्कुट था। गलत कौन सा कथन है दोस्तों? ये कथन है कि मछुआरे तथा चक्रवर्ती क्षेत्र के लोग इंद्र की पूजा करते थे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वो इंद्र की पूजा नहीं करते थे, वो वरुण की पूजा करते थे दोस्तों। किसकी पूजा करते थे? वरुण की। चलिए आगे चलते हैं। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार कौन सबसे बड़े भूस्वामी रहे थे? गणपति, उज्जहावर, अडिमाई, बिल्लालर। तो दोस्तों तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार सबसे बड़े भूस्वामी रहे बिल्लालर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका क्षेत्र पेन्नार और बेलारू नदियों के बीच स्थित है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश का प्रथम राजा उदयनजेरल था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों चोल राज्य का क्षेत्र जो है पेन्नार बेलूर नदियों के बीच स्थित था, ये सही है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकल सबसे प्रसिद्ध शासक था, ये भी सही है। चोल वंश का प्रथम राजा उदयनजेरल था दोस्तों, ये गलत है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मैलूर थी, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है? चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर राज्य या फिर कण्व राज्य? फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दिया करिए दोस्तों। तो दोस्तों जिस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा था कि वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है, तो ये किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है पांड्य राजाओं के बारे में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुदूर दक्षिण के अंतर्गत दोस्तों ये तुंगभद्रा होगा, ठीक है, तुंगभद्रा। समझ में आ रही है? तुंगभद्रा होगा ये। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का समस्त भूभाग सम्मिलित है। इस भाग को द्रविड़ कहा जाता था। यही चोल, चेर व पांड्य राजाओं के अस्तित्व का भाग था। बिल्कुल सही है। पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी के दक्षिण में स्थित था, जिसमें वर्तमान मदुरई तथा तिरुनवेली के जिले और त्रावणकोर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित है दोस्तों, ये भी कथन सही है। चेरों का प्रतीक चिन्ह
धनुष तथा राजधानी करूर एवं दूसरी राजधानी टोंडी थी। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयन जेरल प्रथम चेत शासक था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया। इसी कारण इसे महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों ये कथन सही है। अगला कथन की तरफ देखें तो उदयन जेरल नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करवाता था। इस कार्य के लिए उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। दोस्तों ये भी सही है। अगला है उदयन जेरल अधिराज की उपाधि धारण करता था, जो कि समकालीन शासक पर विजय का प्रतीक था। दोस्तों ये भी कथन सही है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, कहाँ पे दिए हुए डी पे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन कथनों पर विचार करें। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक, जिसका गुणगान कवि पणरण ने भी किया है, इस शासक को लाल यानी भला चेर भी कहा जाता है। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की तथा चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कणगी पूजा भी कहा गया है। सेन कुट्टवन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। कहा जाता है कि लाल सेन कुट्टवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। तो दोस्तों ये शेर नहीं चेर होगा। तो दोस्तों चेर वंश की बात करें तो तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं। तो कहाँ पे हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य का अस्तित्व खेती पर आधारित था। भूमिका राजस्व का प्रमुख साधन था। वह राजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग था। दोस्तों तो ये गलत हो गया, क्योंकि 1/6 भाग था, 1/4 दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। संगम काल में युद्ध से लूटा हुआ धन भी आय का एक प्रमुख साधन माना जाता था। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरियम थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तौला जाता था। संभवतः यह बड़ा दौड़ था। छोटे तौल के रूप में नाली, उलाकू तथा अलाक प्रचलित थे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा केवल एक। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ संगम दिया हुआ है। चुंगी एवं सीमा कर कहा जाता था भाषा में। पेन्नुल होता था राजा का जन्मदिन। कल्लम होता था डाकू। उलावर कृषक वर्ग। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों संगम, चुंगी एवं सीमा कर सही था। पेन्नुल राजा का जन्मदिन बिल्कुल सही है दोस्तों। कल्लारम डाकू ये गलत है दोस्तों। उलावर कृषक वर्ग होता था, ये सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहाँ पे दिया हुआ है, सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित है। पुहार प्रसिद्ध बंदरगाह तथा समुद्र तटीय राजधानी। मदुरै पांड्य की राजधानी। कांची पल्लवों की राजधानी। मुजरिस शेर बंदरगाह। तो दोस्तों ये चारों ही बातें सही हैं, सुमेलित हैं। तो क्या हो जाएगा ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ और सांभर। तो दोस्तों जिस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें कहा जाता है अगस्त ऋषि। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। कोरकै, फुहार, टोंडी, मुचरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोंडी और मुचरी। तीसरा और चौथा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से लगन के साथ मेहनत करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं आगे के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। इसी जुनून के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।